आमतौर पर जब हम किसी विषय की गहराई में जाते हैं, मान लीजिए किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, हम्म। तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब अगर किसी इंसान का हाथ टूट गया है तो एक्सरे मशीन में एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिख जाएगी और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहेगा, देखिए ये रहा फ्रैक्चर। एग्जैक्टली, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और इंसानी दिमाग को ये स्पष्टता बहुत सुकून देती है। हमें चीजों को साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना पसंद है। हम्म। लेकिन लेकिन मनोविज्ञान में ऐसा नहीं होता। सही कहा। दिलचस्प बात यह है कि जब हम बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बेहद जटिल है, परिवर्तनशील है और सच कहूं तो काफी धुंधला है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का, इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत खास है। आज हम सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के पिछले वर्षों के प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा फोकस सिर्फ सही उत्तर जानने पर नहीं होगा। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बात पर जोर देती है कि उत्तर देने से पहले कीवर्ड्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमें ये समझना है कि बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग काम क्यों और कैसे करती है। ऑब्वियसली, सिर्फ सिद्धांतों को रटने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक बच्चा किसी विशिष्ट परिस्थिति में एक खास तरीके से प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है, तब तक कोई भी शिक्षण पद्धति कारगर नहीं हो सकती। सही बात है। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रश्न बच्चों के दिमाग को समझने की कुंजी हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं बच्चे के उस परिवेश से जहां वो पलता बढ़ता है, यानी हमारा समाज। हमारे स्रोत सामग्री में प्रश्न नंबर 16 जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। हाँ, प्रश्न का अर्थ सरल शब्दों में यह है कि बच्चों में जेंडर बायस, मतलब लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव की सोच को कैसे कम किया जाए। अब इसके जो विकल्प हैं, जैसे अलग खेल समूह बनाना या लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाना, मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। है ना? इससे तो भेदभाव और बढ़ेगा। एक और विकल्प है कि विशिष्ट पारंपरिक भूमिकाओं को महत्व देना। वो भी गलत है। देखिए, अगर आप बच्चों को अलग थलग करते हैं तो ये रूढ़िवादिता को खत्म नहीं करता, बल्कि उस विभाजन को और पक्का कर देता है। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प 3, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। क्या सिर्फ कक्षा में बैठकर बात करने से सदियों पुरानी सोच बदल जाएगी? यानी सोच एक दिन की बातचीत से नहीं बदलती, लेकिन कक्षा स्तर पर यही पहला और सबसे ठोस कदम है। वो कैसे? क्योंकि बातचीत से बच्चों के दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। जब बच्चा समाज में कुछ और देखता है और कक्षा में उस पर चर्चा करता है, तो उसका पुराना ढांचा टूटने लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बातचीत से जागरूकता बढ़ती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हमारा एग्जाम टिप ये है कि जहाँ भी बातचीत और चर्चा जैसे कीवर्ड्स हों, वहाँ हमेशा जागरूकता बढ़ती है और वही अक्सर सही उत्तर होता है। बिल्कुल सही टिप है। अब इसी सामाजिक प्रभाव से जुड़ा है हमारा प्रश्न 17। प्रश्न यह है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय खोजी माना और उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को महत्व दिया? इसके विकल्प क्या क्या हैं? विकल्प हैं पियाजे, कोलबर्ग, वॉटसन और लेव वाइगॉट्स्की। देखिए, पियाजे, कोलबर्ग और वॉटसन के अपने अलग सिद्धांत हैं, लेकिन जब बात समाज और संस्कृति की आती है तो जवाब साफ है ना? एग्जैक्टली। सही उत्तर है विकल्प 4, लेव वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की मानते थे कि बच्चा शून्य में नहीं सीखता, वो अपने समाज और संस्कृति से जुड़कर ही सबसे ज्यादा सीखता है। तो यहाँ भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम टिप बनता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, कीवर्ड चेक। जहां भी समाज और संस्कृति की बात आए, वहां आंख बंद करके वाइगॉट्स्की का सिद्धांत ही टिक करना है। सही कहा। अब समाज से जुड़ने के लिए सबसे जरूरी टूल क्या है? भाषा। और समाज में रहने के लिए चाहिए नैतिकता। तो चलिए प्रश्न 18 और 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 भाषा विकास से जुड़ा है। हाँ, ये पूछता है कि भाषा सीखने और विकसित होने के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? और मुझे लगता है इसका सही उत्तर विकल्प 4 होना चाहिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बिल्कुल सही। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी शुरुआती सालों में बच्चे का दिमाग एकदम एक स्पंज की तरह होता है।
जो शब्दों और भाषा को सबसे तेजी से सोखता है। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण मस्तिष्क नए कनेक्शंस बहुत तेजी से बनाता है, तो बच्चों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि प्रारंभिक वर्ष भाषाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही आपका एग्जाम टिप है। अब आते हैं प्रश्न 19 पर, जो नैतिकता के बारे में है। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। हाँ, प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, और इसका सही उत्तर है विकल्प 4, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इंग्लिश में इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कैसे एक बच्चा धीरे धीरे समाज के नियमों के पीछे का कारण समझने लगता है। मतलब वो ये समझने लगता है कि नियम समाज की भलाई के लिए हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एग्जैक्टली वो समझ जाता है कि अगर कोई नियम किसी बड़े मानवीय उद्देश्य में बाधा बन रहा है तो उसे बदला जा सकता है। तो हमारा एग्जाम टिप होगा, हिकोर्नबर्ग के सिद्धांत को हमेशा सही और गलत के तर्क से जोड़कर देखें। अब नैतिकता और भाषा के बाद सीधे बच्चे के दिमाग की वास्तुकला के अंदर चलते हैं। मतलब जीन पियाजे की दुनिया में। बिल्कुल। प्रश्न 20 और 21 पियाजे के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्रश्न 20 पूछता है कि पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की क्या विशेषता है। इस अवस्था में बच्चे भौतिक चीजों के साथ तर्क करना शुरू कर देते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प 4 है, संरक्षण, कक्षा समावेशन, जिसे कॉन्जर्वेशन और क्लास इंक्लूजन कहते हैं। संरक्षण, ये वो पानी के ग्लास वाला प्रयोग है ना? हाँ, इस उम्र में मतलब 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा समझने लगता है कि अगर पानी को चौड़े गिलास से लंबे गिलास में डाला जाए तो पानी की मात्रा नहीं बदलती। और कक्षा समावेशन का मतलब है चीजों को उनकी श्रेणियों में बांट पाना। तो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टिप है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष, इस उम्र में तर्क और भौतिक चीजों में हेरफेर शुरू होता है। बिल्कुल। और पियाजे का ही एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न 21। हाँ, ये पूछता है कि पियाजे के अनुसार ज्ञान के निर्माण की संरचना क्या है, और इसका सही उत्तर है विकल्प 3, स्कीमा। स्कीमा, ये शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है ना? हाँ, क्या हम स्कीमा को स्मार्टफोन की एप्स या कंप्यूटर के फोल्डर की तरह मान सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। हमारा दिमाग एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। स्कीमा हमारे दिमाग के वो छोटे छोटे फोल्डर हैं जहां हम नई जानकारी को स्टोर करते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का सीधा सा मतलब है ज्ञान के निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स। यही हमारा एग्जाम टिप है। परफेक्ट। अब जब बच्चे इन स्कीमा का निर्माण कर रहे होते हैं तो वे अक्सर खुद से बातें करते हैं। हाँ, जो कि हमारे प्रश्न 22 का विषय है। इसमें दिया है कि 5 साल की नजमा जिगसॉ पहेली सुलझाते हुए खुद से पूछती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? वाइगॉट्स्की इसे क्या कहते हैं? इसके विकल्पों में आत्मकेंद्रित वार्ता भी है और व्यक्तिगत वार्ता भी। लेकिन वाइगॉट्स्की के अनुसार सही उत्तर है विकल्प 3, व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। बिल्कुल। वाइगॉट्स्की मानते थे कि बच्चा अपने ही कामों को दिशा देने के लिए, खुद को गाइड करने के लिए खुद से बात कर रहा है। जबकि जीन पियाजे इसे आत्मकेंद्रित वार्ता या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। हाँ, पियाजे के लिए ये अपरिपक्वता है, लेकिन वाइगॉट्स्की के लिए ये बुद्धिमत्ता की ओर एक कदम है। तो स्टूडेंट्स इस अंतर को याद रखें। पियाजे इसे आत्मकेंद्रित वार्ता कहते हैं, लेकिन वाइगॉट्स्की इसे आत्मनिर्देशन मानते हैं। यही एग्जाम टिप है। और जब बच्चा खुद की मदद नहीं कर पाता, तब क्या होता है? तब उसे बड़ों की मदद चाहिए होती है, जो प्रश्न 23 में पूछा गया है। प्रश्न है कि बच्चे को संकेत देना और जरूरत पड़ने पर मदद करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, पाड़ या ढांचा, जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये साइकिल चलाना सीखते समय पीछे से सहारा देने जैसा है ना? एग्जैक्टली। जब बच्चा खुद चलाने लगे तो सहारा हटा लिया जाता है। शिक्षक भी क्लास में यही करते हैं। वो पूरा जवाब नहीं बताते, बस एक हिंट देते हैं। तो एग्जाम टिप ये है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब है बच्चे को सीखने के अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए दी गई अस्थायी सहायता। एकदम सही कहा। अब जब बच्चे सीख रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे समस्याओं को कैसे हल करते हैं। रचनात्मकता, प्रश्न 24 इसी बारे में है। रूही एक समस्या के कई और मौलिक यानी ओरिजिनल समाधान सोचती हैं। ये क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3, सृजनात्मक विचारक। जो व्यक्ति कुछ नया और अलग सोच सके वो क्रिएटिव थिंकर है। और यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि
हमारी शिक्षा प्रणाली हमेशा एक ही सही उत्तर रटने पर जोर देती है, जबकि रूह ही हमें कुछ और ही सिखा रही है। हाँ, हमारी स्कूलिंग व्यवस्था अब सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को उतना बढ़ावा नहीं देती जितना देना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स के लिए टिप है, मौलिकता प्लस कई मार्ग बराबर रचनात्मक विचारक। अब हमारी शिक्षा प्रणाली की बात हो ही रही है, तो प्रश्न 25 आकलन यानी असेसमेंट के बारे में है। स्कूलों में टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? क्या पास या फेल करने के लिए या लेबल लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षा शास्त्र के अनुसार ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। मतलब टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि टीचर जान सके कि बच्चे को क्या समझ आया और कहाँ वो कंफ्यूज्ड है। ना कि उसे गधा या होशियार का लेबल देने के लिए। तो एग्जाम टिप याद रखें, आकलन कमियों को समझने के लिए है, बच्चों को लेबल करने के लिए नहीं। और लेबलिंग से ही जुड़ा एक और बहुत बड़ा विषय है, बुद्धि। हाँ, प्रश्न 26 पूछता है कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में क्या सही है? क्या यह सिर्फ आईक्यू टेस्ट से मापी जा सकती है? आधुनिक मनोविज्ञान इसे पूरी तरह खारिज करता है। सही उत्तर है विकल्प 2। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। मतलब कोई गणित में अच्छा हो सकता है तो कोई संगीत में। बुद्धि सिर्फ एक दिशा में नहीं होती। हाँ, जैसे हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। एग्जैक्टली और यही हमारा एग्जाम टिप भी है। सवाल को हल करते समय हमेशा हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में सोचें। अब अगर हर बच्चे की बुद्धि अलग है तो हमारी कक्षाएं कैसी होनी चाहिए? समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव। बिल्कुल, जहां हर तरह के बच्चे एक साथ सीख सकें, भले ही उन्हें कोई लर्निंग डिसऑर्डर ही क्यों ना हो। प्रश्न 27 पठन वैकल्प है, मतलब डिसलेक्सिया के बारे में है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। हाँ, जैसे तारे जमीन पर फिल्म के ईशान अवस्थी को थी। ऐसे बच्चों को अक्षरों को पहचानने और तेजी से पढ़ने में कठिनाई होती है। और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टिप बहुत सीधा है, हिंदी के मूल शब्द पर ध्यान दें। पठन का मतलब है पढ़ना, तो पठन वैकल्य पढ़ने की अक्षमता है। बहुत बढ़िया टिप है। अब समावेशी शिक्षा की नींव क्या है? प्रश्न 28 पूछता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समावेशी शिक्षा सिर्फ एक स्कूल का नियम नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की नींव है। हर बच्चे को समान रूप से पढ़ने का हक है, क्योंकि ये उनका मानवीय अधिकार है। तो एग्जाम टिप ये है कि हमेशा याद रखें कि शिक्षा कोई एहसान नहीं है, ये एक मौलिक मानवाधिकार है। बिल्कुल। अब प्रश्न 29 पर आते हैं। अगर पिछड़े या वंचित वर्ग के बच्चे क्लास में कम हिस्सा ले रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें स्कूल छोड़ने को कहना चाहिए? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो सही उत्तर है विकल्प 2, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मतलब गलती बच्चों की नहीं है, टीचर को अपने पढ़ाने का तरीका बदलना होगा ताकि वे भी जुड़ सकें। और एग्जाम टिप है कि एक प्रगतिशील शिक्षक हमेशा अपनी गलतियों पर विचार करता है और नए तरीके अपनाता है। सही कहा। अब हम अपने आखिरी प्रश्न 30 पर पहुंच गए हैं। ये प्रश्न पूछता है कि एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं यानी आईईपी के साथ क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। मतलब टीचर को हर बच्चे की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार नए प्लान बनाने चाहिए, बस कागजों पर लिखकर छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर बच्चा अलग है तो उसे पढ़ाने का तरीका भी उसकी जरूरत के हिसाब से सक्रिय रूप से बदलना चाहिए। तो एग्जाम टिप, समावेशी शिक्षा का सीधा सा अर्थ है सक्रिय रूप से हर बच्चे की अनूठी जरूरतों को पूरा करना। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इतने सारे प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण किया। इसका मतलब यही है कि सीडीपी कोई रटने वाला विषय नहीं है। एग्जैक्टली। इस पूरे डीप डाइव का निष्कर्ष यही निकलता है कि सीटीईटी पास करने का असली मंत्र सिद्धांतों को रटना नहीं, बल्कि बच्चे के नजरिए से दुनिया को देखना है। हाँ, और ये समझना है कि हर बच्चा अपने आप में खास है और वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हमने जाना कि बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारा आज का स्कूलिंग सिस्टम सचमुच उन्हें सक्रिय खोजी बनने की आजादी दे रहा है, या हम आज भी उन्हें सिर्फ नंबर लाने वाली मशीन बना रहे हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, अगली बार जब आप किसी क्लासरूम में जाएं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें,